अब इंट्रिंसिक पाथवे में हम बताएँगे कि हमारे पास पाथवे होता क्या है, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन तो कर दिया, तो मैंने जस्ट लाइन्स में चंद एक 2-4 वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बताएँगे, आपको पता है कोई ट्रॉमा वगैरह होता है तो हमारे पास उसमें उसके अंदर एक्टिवेशन हो जाएगी हमारे पास किसकी, हमारे पास फैक्टर 12 की, ओके। अब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ इनिशिएटिंग क्लोटिंग, तो हम बताएँगे जो हमारे पास थ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है ना, उससे एक्टिवेट करवाने के लिए ये पूरा पाथवे चलता है, ठीक है। हम बताएँगे सबसे पहले कोई ट्रॉमा वगैरह होगा, ट्रॉमा के एक्टिवेशन के बाद हमारे ट्रॉमा होने के बाद ना एक्टिवेशन हो जाएगी फैक्टर 12 की, ठीक है। उसके बाद ये सब में रिलीज़ होगा प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड का। उसके बाद जब ये फैक्टर 12 होगा ना, तो ये अपने एक्टिवेटेड फॉर्म 12A के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद बताना कि हमारे पास ये एक्टिवेटेड कन्वर्ट करवा देगा हमारे पास फैक्टर 9 को, फैक्टर 11 को फैक्टर 11 एक्टिव के अंदर, मतलब 11A के अंदर, ओके। इसी तरह हमने नेक्स्ट मूव कर जाना है कि हमारे बताना है कि हमारे पास एक्टिव जो हमारा 9 होगा वो एक्टिव 9 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा वही लिखा हुआ है जो हमने इस पूरे फ्लो चार्ट में किया, तो आपने मैक्सिमम ट्राई करना है कि आपको ये अच्छे से आता है, ओके। उसके बाद आपने बताना है कि ये आपको करने के बाद कि कैल्शियम का क्या रोल है हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर। तो बताना कि जो फर्स्ट 2 स्टेप है ना इंट्रिंसिक पाथवे के, ओके। तो हमने बताना कि इनको कैल्शियम हमारे पास चाहिए होता है। लाइक देखें, ये कैल्शियम चाहिए आपके पास, यहाँ पे कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। तो हमने बताना कि अगर हम एक इंसान के अंदर अब देखें, जब हम ब्लड में कैल्शियम का लेवल होगा तो हमारे पास क्लोटिंग बड़ी इफेक्ट होगी, ओके, क्योंकि हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स का इशू आ रहा होगा, क्लोटिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही होगी। अब हम बताएंगे कि जो एक जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ना किसी बंदे के अंदर, तो उसके अंदर देखिए वो जो क्लोट बन जाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कैल्शियम को कम करवा लेते हैं। कैसे? हम उसके अंदर कोई ऑक्सलेट आयन या सिट्रेट एक्सेट्रा ऐड करवा देते हैं, जो क्या उसको फिर वो कैल्शियम को रिड्यूस करवा देता है। तो हमने बस ये याद रखना है कि कैल्शियम को क्या रोल होता है। उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इंट्रिंसिक साथ में इंट्रैक्शन क्या है एक्सट्रिंसिक और साथ में इंट्रिंसिक पाथवेज का। तो आपने यहाँ पे बताना है कि जो आपका होता है ना टिश्यू जो फैक्टर होता है ना, वो इनिशिएट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, वेयरस कॉन्टैक्ट ऑफ फैक्टर 12 एंड, तो कोई खास नहीं, बस जिस आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ कि इन दोनों के अंदर जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो चीज़ें हैं ना, उन्हीं को सम अप करके बताया गया, तो इतना इससे करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने बताना है कि इंट्रैक्शन, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर एंटीकोआगुलेंट्स प्रिवेंट। देखें, अब आमतौर पे हमारे दिल में आता होगा ना ख्याल, देखें ये सारा कुछ जब बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है कि मतलब इतना चीज़ें प्रेजेंट हैं। लाइक अगर हम देखेंगे हमारे पास टिश्यू फैक्टर प्रेजेंट हैं, या उसके बाद हमारी वेसल्स के अंदर ये सारे फैक्टर पहले से बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, ओके। तो हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग क्यों नहीं हो जाती? तो हमारी बॉडी प्रिवेंट हो रही होती है कैसे कि हमारे पास देखें सबसे पहले जो एंडोथेलियम होती है ना, उसकी सरफेस होती है स्मूथ। अब उसकी एक सरफेस स्मूथ होती है, उसके ऊपर ग्लाइकोकाइलिक्स की एक लेयर होती है, और साथ में थ्रोम्बोमोड्यूलिन एक हमारे पास प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि बाइंड कर देती है थ्रोम्बिन के साथ और उससे एक्टिवेट नहीं होने देती। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के क्या कर रही होती है कि हमारी बॉडी के अंदर आमतौर पर आम हालात के अंदर जब मतलब कोई ट्रोमा वगैरह नहीं होना, तो एक वेसल है, तो इसके अंदर इसकी वेसल की वाल स्मूथ होगी, ठीक है, उसके अंदर ग्लाइकोकाइलिक्स की लेयर होगी। अब थ्रोम्बोमोड्यूलिन एक हमारे पास होगी प्रोटीन, जो कि थ्रोम्बिन को एक्टिव नहीं होने देगी। तो ये सारी क्या करेंगी यहाँ पे, अब जो भी क्लोटिंग फैक्टर चाहे प्रेजेंट भी हैं, वो यहाँ पे बाइंड नहीं होने देंगे इनको, ताकि यहाँ पे क्लोटिंग ना हो जाए, ठीक है। जब भी कोई इंजरी वगैरह होगी ना, जब यहाँ पे कोई इंजरी होगी, इसकी सरफेस रफ हो जाएगी, तो इजीली प्लेटलेट अटैच करेंगे, उसके बाद ये पाथवे जो एक्टिवेट होना है वो हो जाएगा, ओके। अब बताना, जब देखें वेसल की वाल डैमेज हो गई तो उसकी स्मूथनेस लूज हो जाएगी, ठीक है, उसका ग्लाइकोकाइलिक्स कवर भी हो जाएगा लॉस। उसके बाद फिर वहाँ पे इजीली प्लेटलेट सेट ऑफ होंगे, वहाँ बैठेंगे और उनका अपना इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथ एक्टिवेट करवा लेंगे, ओके। और एक चीज़ होती है हमारे पास PgI2, ये प्रोसेस साइक्लिन I2 है, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में प्रोसेस साइक्लिन, ये 3 चीज़ें ये इन्होंने क्या करवाना है, इनहिबिट करवा देना प्लेटलेट के को एग्रीगेट ना करें, मतलब वो जमा इकट्ठे ना होने लग जाएँ, क्योंकि वो जमा होंगे तो वो दूसरे फैक्टर्स को अपनी तरफ बुलाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि एंटी थ्रोम्बिन एक्शन ऑफ फिब्रिन एंड एंटी थ्रोम्बिन 3। अब ना कुछ एंटी कोगुलेंट होता है जिन्होंने हमारे पास के फेवर करनी है कि हमारे पास कोगुलेशन ना हो, ठीक है। अब इन एंटी कोगुलेंट्स में से हम सबसे बताएंगे फिब्रिन का एक्शन होता है और साथ में एंटी थ्रोम्बिन 3 का होता है। अब एंटी कोगुलेंट्स ने क्या करना है, हमारे पास थ्रोम्बिन को ब्लड से रिमूव करवा देना, ठीक है। लाइक हमने बताना है कि दी मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज क्या कहेंगे, जो फाइब्रिन फाइबर्स होते हैं ना, उसके बाद फाइब्रिन फाइबर हो गए जो एंटी थ्रोम्बिन 3 होते हैं। अब इनका काम होता है इन्होंने एज एंटी कोगुलेंट के तौर पे भी एक्ट करना, ठीक है। 85% टू 90% कहेंगे जो थ्रोम्बिन बन रहा होता है ना फ्रॉम दी प्रोथ्रोम्बिन से, वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। मतलब देखिए, जो मैक्सिमम प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना होता है ना, वो बॉडी पहले ही आपसे एब्जॉर्ब करवा लेती है, ताकि वो बॉडी में क्लोटिंग वगैरह ना करवा दे। बस आपने यहाँ से ये याद करना है। उसके बाद आपने हेपारिन के बारे में याद रखना है कि जो हेपारिन होता है ना, वो पावरफुल एंटी कोगुलेंट है, ओके। अब इसके ऊपर जो नेगेटिव ये हेपारिन होता है वो हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताना है इसके अंदर लिटिल और नो एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ओके। अब इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि जो हेपारिन होता है ना, हमने बताना कि ये डिफरेंट हमारे पास सेल से बन रहा होता है, मेनली मास्ट सेल से बन रहा होता है या बेसोफिल सेल से भी बन रहा होता है। अब जो मास्ट सेल्स होते हैं ना, वो अब आर अबंडेंट टिश्यू हैं, बॉडी के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, ओके। हमने मेनली बताना कि ये हमारे पास कहाँ पे अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे, हमारे पास कहाँ पे लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर, उसके बाद लिवर के अंदर, क्योंकि यहाँ
वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बोलिक क्लोट्स वगैरह बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं। तो इन क्लोट्स को यहाँ पे अगर वो लग जाएंगे तो वो तो यहाँ पे कोगुलेशन करवा के ब्लड फ्लो स्टॉप करवा सकते हैं। इसलिए इन एरियाज़ के अंदर मास्ट सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है जो कि हेपरिन रिलीज करवा के हमें क्लोटिंग वगैरह से बचा लेते हैं। ओके, उसके बाद हमने बताना जो प्लाज्मिन का, देखिए प्लाज्मिन बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे कि जो प्लाज्मिन होता है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि दी प्लाज्मा प्रोटीन एक होती है हमारे पास एओग्लोबुलिन लाइक प्लाज्मिनोजिन, ठीक है। अब प्लाज्मिनोजिन ने कन्वर्ट होना था किसके अंदर, प्लाज्मिन के अंदर। अब प्लाज्मिन हमारे पास इसका सेम एक्शन है एज ट्रिप्सिन। इसने क्या करना होता है, डाइजेस्ट कर लेना है फिब्रिन को। अब फिब्रिन जो फाइबर जिसने आगे क्लोटिंग के अंदर रोल प्ले करना था मेन के, वो उसने वहाँ पे लगवा के रखना था सब हर चीज़ को ना, तो अब उनको ही इसने डाइजेस्ट कर जाना, खा जाना है। ओके, लाइक फैक्टर 5 हो गया, उसके फैक्टर 8 हो गया, इनको सबको खा जाना है। अब ये जब खत्म हो जाएगा ना तो इट कैन काज, अब देखें एक तो इसने क्लोट को बनने नहीं देना ये सारा काम करवा के, और सेकंड काम जो उसने करना है कि जो क्लोट बना हुआ है ना उसे भी डिस्ट्रॉय करवा देना है, ठीक है। उसके बाद बताना कि एक्टिवेशन ऑफ द प्लाज्मिनोजिन टू फॉर्म प्लाज्मिन देन क्लोट लाइसिस। अब जो आपको पता है जो क्लोट बन रहा होता है ना, ठीक है, अब क्लोट के अंदर ना डिफरेंट लाइक प्लाज्मिनोजिन वगैरह भी अंदर वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, क्लोट बनता है जब। अब उसके बाद बताना उसके पहले वहाँ जब ये समझ लीजिए क्लोट था। अब लाइक यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कि कोई क्लोट बन गया ना, लाइक ये आपके पास एक छोटा सा क्लोट बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर ना यहाँ प्लेटलेट वगैरह भी आ रहे हैं, उसके बाद टिश्यू फैक्टर्स जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, कैल्शियम वगैरह आ रहा है, तो उसके साथ में यहाँ पे प्लाज्मिन भी चली जाएगी अंदर, ठीक है। अब प्लाज्मिनोजिन, अब प्लाज्मिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और प्लाज्मिन एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब प्लाज्मिनोजिन यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में गई थी, तो यहाँ पे जब क्या होगा, जब हमारे पास प्लाज्मिन यहाँ ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा और यहाँ क्या होगा, प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर होता है यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। अब प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर का काम होता है, मतलब देखिए प्लाज्मिनोजिन वैसे पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर आएगा, वो इसे करवा देगा एक्टिव, किसके अंदर, प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। अब प्लाज्मिन हमारे पास एक एक्टिव है, ट्रिप्सिन की तरह एक्ट करेगी और जो हमारे पास यहाँ पे क्लोट है ना उसे खा जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे उसे क्लोट को ख़त्म करवा देगी। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ये चीज़ याद रखनी है, प्लाज्मिन का एंटी थ्रोम्बोजेनिक इफेक्ट याद रखना है। उसके बाद आपने बताना है अब कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स पड़ने लगे हैं जो हमारे पास एक्सेसिव ब्लीडिंग काज करवा सकते हैं। उनमें लाइक हमारे पास विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, हीमोफीलिया एक बीमारी है वो हो जाए। उसके बाद आपने याद रखना है कि हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए, प्लेटलेट्स की कमी जिन्हें हम कहते हैं। अब फैक्टर अगर हम पहले पढ़ने लगे हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी, तो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर एमसी को आ जाता है 7, 9 एंड 10 ऐसे फैक्टर हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट। ओके, तो हमने बताना जब लिवर डिजीज लाइक हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, ठीक है, या वैसे एक्यूट येलोइड एट्रोफी हो गया, तो इसके अंदर लिवर अच्छे तरीके से डैमेज हो गया हुआ है। अब इसके डैमेज की वजह से क्या होगा, हमारे पास विटामिन के की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी। अब विटामिन के क्या है हमारे पास, इसका मेनली कार्बोक्सिलेशन के अंदर रोल होता है, मेनली किसी कार्बोक्सिलेशन करवा रहा था, ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करा होता है ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज के अंदर। ओके, उसके बाद इसने फैक्टर 7 हो गया, फैक्टर 9 हो गया, फैक्टर 10, इनकी सबकी प्रोटीन सोर्स सी हो गया, इन सबकी एक्टिवेशन के भी अंदर विटामिन के रिक्वायर होता है। तो एक चीज़ याद रखना है विटामिन के का के और डिजीज़ में किन में कम होता है ये याद रखना है। और यहाँ पे बताना एक होता है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्सेस कॉम्प्लेक्स 1। अब ये ऐसा एंजाइम होता है जिसने विटामिन के को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। ओके, इसने रिड्यूस करना विटामिन के को बैक टू इट्स एक्टिव फॉर्म, बल्कि इसने ना विटामिन के आमतौर पे इनएक्टिव पड़ा होता है, इसने उसे कन्वर्ट करवाना होता है एक्टिव फॉर्म के अंदर। तो आपने इसका नाम एक याद रख लेना है। अब विटामिन के कंटिन्यूसली हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इकोलाई एक्सेट्रा कह सकते हैं, तो वहाँ से विटामिन के बनता रहता है। ओके, अब विटामिन के बारे में याद रखना है कि इसकी आमतौर पर डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन जब हमारे पास कोई एब्जॉर्प्शन का डिसऑर्डर आएगा ना, पुअर एब्जॉर्प्शन हो रही होगी फैट वगैरह की, तो उसके अंदर इसका डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, उसके बाद हमने बताया विटामिन के की डेफिशिएंसी इज़ फेलियर ऑफ द लिवर टू, देखें एक तो हमने बताया कि एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, दूसरा कि हमारे पास लिवर अगर हमारे पास एक्सक्रीट ना कर पाए लार्ज क्वांटिटी, मतलब देखें लिवर ने अब बाइल रिलीज करनी है लिवर ने, अब लिवर बाइल एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा तो हमारे पास वहाँ से एंजाइम नहीं आएंगे जो कि फैट को डाइजेस्ट नहीं करेगी। एक फैट सोलबल विटामिन, तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगी तो हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। उसके बताना है एज रिजल्ट विटामिन के, अब देखें जिन लोगों के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो हम उन्हें इंजेक्शन दे देते हैं विटामिन के का, जब उन्हें सर्जरी वगैरह करानी होती है, क्योंकि सर्जरी के दौरान हमने कट वगैरह लगाने होता है, ब्लीडिंग होनी होती है, तो वहाँ पे विटामिन के हम उन्हें इंजेक्शन की फॉर्म में दे देंगे। तो हम उन्हें तकरीबन 4 से 8 आवर्स पहले दे देंगे, ठीक है, जिनके अंदर प्रेजेंट डेफिशिएंसी है, तो उनके अंदर मतलब फिर इजीली क्लोटिंग वगैरह हो पाएगी। ओके, अब हीमोफीलिया क्या होता है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये मेनली जो मेल्स के अंदर मैक्सिमम कॉमन होता है। ओके, क्योंकि मेन के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं होते, वो फीमेल के अंदर होते हैं। ओके, अब फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो हीमोफीलिया ए होगा, और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है तो हीमोफीलिया बी होगा। अब हम बात करेंगे ना इसमें फैक्टर मेनली 8 की डेफिशिएंसी है तो हीमोफीलिया ए है, वरना फैक्टर बी की डेफिशिएंसी है तो हीमोफीलिया बी है। 85% मेल के अंदर होता है। ओके, ये आपने बताना ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसके पहले हम एक चीज़ बतानी है कि
जो मेल के अंदर कॉमन है, क्योंकि उनके अंदर जब फीमेल है ना उनके अंदर एक एक्स खराब भी आ जाए तो एक एक्स तो ठीक है ना, डोमिनेंट होकर हम उस फीमेल को बीमारी करवाएगा, लेकिन मेल है ना उनके अंदर सिर्फ एक ही एक्स और एक वाई होता है। तो अगर एक ही बीमारी वाला एक एक्स भी आ गया ना तो मेल के अंदर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो अपनी चीज़ें याद रखनी है हीमोफीलिया के बारे में, और इनकी पैडिग्री है वो मैंने आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया, वो या आपने यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए देख लेनी है। उसके बाद ठीक है, आपने अब देखें, अब मैंने बताया ना कि जो फीमेल होती है उनके अंदर अगर एक नॉर्मल भी है ना क्रोमोसोम तो उन्हें डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन कुछ फीमेल होती हैं जिनके अंदर क्या होती है, जिन्हें नॉर्मल एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होता है लेकिन एक बीमारी वाला होता है, उनके अंदर कभी कभार क्या ऐसा हो जाती है कि उनके अंदर ब्लीडिंग की एक ट्रेट आ जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर भी डिजीज़ हो सकती है। मतलब दो फीमेल है ना, मैक्सिमम तो उनके अंदर नहीं होगा, उनके एक एक्स खराब भी हो जाए, लेकिन एक तो ठीक है ना। अब क्या होता है कि जिनके अंदर क्या होता है कि एक एक्स ठीक है लेकिन एक एक्स खराब है, उनके अंदर माइल्ड ट्रेट आ जाती है ब्लीडिंग की। ओके, तो ये किसकी वजह से हो सकती है, टर्नर सिंड्रोम में हो सकती है एटसेट्रा, तो ये आपने जस्ट एक रीड दे लेनी है। उसके बताना कि फॉर फीमेल टू इनहेरिट, देखें अगर फुल ब्लोन उसे चाहिए ना हीमोफीलिया ए और चाहे बी, उसके अंदर दोनों क्रोमोसोम का म्यूटेड होना ज़रूरी है। ओके, तो आपने बताना जो ब्लीडिंग की ट्रेट होती है कैन हैव वेरियस डिग्री, मतलब इसकी वेरियस सिवियरिटी हो सकते हैं, मतलब फुल सिवियर भी बीमारी हो सकती है और कम सिवियर भी हो सकती है। ओके, और यहाँ पे आपने बतानी है, यहाँ पे उनके अंदर ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग होगी। फैक्टर 8 होता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हैवी कंपोनेंट, एक होता है एक लार्ज कंपोनेंट होता है, एक स्मॉलर कंपोनेंट होता है। जो हैवी कंपोनेंट होता है उसका वेट यहाँ पे लिखा गया है, और जो स्मॉलर होता है ना कंपोनेंट उसका रोल होता है इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ कि जो होता है ना उसका अनदर एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं कि वोन विल ब्रेन डिजीज़। जब आपको स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी ना कि वोन विल ब्रेन फैक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि अटैचमेंट में रोल प्ले कर रहा था। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एंडोथेलियम के ऊपर प्रेजेंट होता है ये, और प्लेटलेट यहाँ पे आकर अटैच होते हैं। अगर उसकी हमारे पास कोई लो ख़त्म हो जाए ना, अगर लाइक देखें अगर फैक्टर 8 का लार्जर कंपोनेंट डैमेज है ना तो वोन विल ब्रेन फैक्टर ये डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, आपने एक चीज़ ये भी याद रख लेनी है इसके अंदर। अब चाहे अगर जो भी है ना, मतलब इनके अंदर थेरेपी ट्रीटमेंट क्या कि फैक्टर 8 का इंजेक्शन आते हैं आजकल आ रहे हैं, फैक्टर 9 का भी इंजेक्शन मिलता है, तो हम उन्हें वो दे देते हैं ताकि उनके अंदर ब्लीडिंग ना हो। के थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हम कह देंगे ये हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, तो यहाँ पे अपने बताना प्रेजेंस ऑफ लो नंबर ऑफ प्लेटलेट है। ठीक है, उसके अंदर इनके अंदर ना जो होंगे इनके अंदर इनकी ब्लीडिंग नहीं रुके क्योंकि अंदर प्लेटलेट्स ही कम है जिन्होंने मेनली आके रुकनी थी ब्लीडिंग को। ठीक है, अब हीमोफीलिया तो डिफरेंट था ना, उनके अंदर किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी थी, यहाँ पे पूरे प्लेटलेट की डेफिशिएंसी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम उनके पिंच करेंगे ना तो वहाँ पे ब्लू बन जाएंगे उनके ब्लूज, उन्हें कहते हैं पटाकी वगैरह बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पुरपुरा हो जाएगा, मतलब वहाँ ब्लूइश उनकी स्किन हो जाएगी जहाँ पे भी आप कोई कट वगैरह या वैसे कोई पिंच वगैरह भी कर लेंगे। तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मली तो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख, लेकिन अगर वो 30,000 से भी कम हो जाए ना तो उनके अंदर रिस्क होगा कि वो नाक से या कान वगैरह से मुंह से ब्लीडिंग उनके होने लग जाएगी। ओके, तो उनके जो 10,000 से कम वो कहना बहुत कम होता है कि ये हो। उसके बाद मेजर काजेज़ क्या हमारे पास के प्लेटलेट की कमी की, तो यहाँ पे एक बार इसे रीड दे लेते हैं कि मेनली हम कहेंगे अगर इनकी प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर कोई मसला आ जाए तो तब हमारे पास लो प्लेटलेट हो सकते हैं, या हमारे पास डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए एंटीबॉडी से प्लेटलेट की ना तो तब हो सकता है। उसके बाद उसकी वजह से हमारे पास थर्ड बताना अपने प्लेटलेट स्प्लीन के अंदर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो स्प्लीन भी इलाज करेगी, ये एक बताना है। उसके बाद कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाए प्लेटलेट की। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूशन हो जाए ब्लड फ्लूइड की मैसिव ट्रांसफ्यूजन के नतीजे में, तब भी प्लेटलेट डिफ्यूज कम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसके हमें इडियोपैथिक ऐसी बीमारी होती है जिसकी हमें काज नहीं पता होती, तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। ओके, इसमें उसके बाद आपने बताना है कि इसकी अननोन काज हो सकती है। बस तकरीबन रिलीफ फ्रॉम द ब्लीडिंग 1 to यहाँ से और कुछ आपने मैक्सिमम नहीं करना। ओके, नेक्स्ट इनमें आपको ट्रीटमेंट में आप मेनली फ्रेश होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा सकते हैं, या वैसे प्लेटलेट ब्लड से निकलवा के किसी के आप ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं। अब हमारे पास थ्रोम्बाई क्या होता है, मतलब देखें ये मेरी सर्कुलेशन था, यहाँ पे एक क्लोट बन गया। ओके, इसे कह देंगे थ्रोम्बस। ठीक है, ये थ्रोम्बस बन गया, लेकिन यहाँ पे जो लगा हुआ है ना क्लोट उससे कहेंगे थ्रोम्बस। लेकिन अब अगर ये यहाँ से उतर जाए और ये सर्कुलेशन के अंदर मूव करने लग जाए तो इसे हम कहेंगे ये इम्बोलस बन गया। थ्रोम्बस और इम्बोलस के बारे में आपको पहले बता दिया है। अब इनकी मेनली थ्रोम्बस बनेगा क्यों, मैंने आपको बताया था ना, अगर हमारे पास एंडोथेलियम के अंदर कोई डैमेज है, सर्फेस रफ हो जाए, आमतौर पर ऐसे होती है ना, अगर रफ हो जाए तो तब हमारे पास चांसेस बढ़ जाएंगे और ट्रोमा वगैरह हो जाए। उसके बाद बता रहा हूँ कि अगर ब्लड फ्लो बहुत स्लगिश हो ना तब भी क्लोट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या वैसे एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो। तो हमारे पास टिश्यू प्लाज्मिन, आपको प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर का आपको पहले से पता हुआ है कि जो प्लाज्मिनोजिन को एक्टिव करवा देते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास देखें टिश्यू प्लाज्मिनोजिन जब एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली वो प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करा देगा, जो कि जहाँ पे क्लोट वगैरह एम्बोलस वगैरह बने होंगे ना उन्हें वो डिस्ट्रॉय करवा देगा। ठीक है,
ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ से एक चीज़ बतानी है कि हमारे पास डीआईसी क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। आमतौर पे देखें क्लोट नहीं बन रहे होते इतने ज़्यादा, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मसला बन जाए जिसकी वजह से ना, अब इनमें क्या, इस बीमारी के अंदर डीआईसी कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ओके, इनके अंदर क्या होता है, मोर ओपन बनते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ सेप्टिसीमिया कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए ना, तो उनके अंदर क्या होता है, डाइंग टिश्यू जो होते हैं ना, उनकी प्रेजेंस के अंदर ये हो रहा होता है। तो उनके अंदर हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर। आमतौर पे क्लोटिंग नहीं होनी ना, तो वेसल्स के अंदर यहाँ पे क्लोट से अलग, ये वेसल है ना, यहाँ पे क्लोट बन गया, यहाँ पे क्लोट बन गया, तो यहाँ पे पूरी बॉडी की वेसल्स के अंदर क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेनली या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एंडोटॉक्सिन के इन्फेक्शन के जरिए से हो रहा था डीआईसी। जस्ट आपने यहाँ से ये याद रख लें। उसके बाद आपको हेपरिन के बारे में आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि हमारे पास जो हेपरिन होता है ना, ये एंटीकोगुलेंट है। इसका जो इंजेक्शन 0.5 to 1 अगर मिलीग्राम पर केजी दे देते हैं ना बॉडी वेट के लिहाज से, तो तकरीबन वो बता रहा है कि इतना अच्छा एंटीकोगुलेंट है, तकरीबन अबाउट 6 to 30 मिनट के अंदर अंदर वो डिक्रीज़ करवा देगा ब्लड क्लोटिंग को। ओके, तो इसका एक्शन 1.5 to 4 आवर्स तक इसका एक्शन रह लेता है। और इसको तोड़ने वाला एंजाइम होता है हेपरिनेज। ओके, यहाँ पे ये चीज़ ये रख लेनी है। उसके बाद आपने बताना है क्यूमरिन जैसे एंटीकोगुलेंट वारफिन है, आपको इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये वारफिन है। ठीक है, वारफिन हमारे पास ये उन पेशेंट को देते हैं जिनके अंदर हमारे पास डेफिशिएंसी होती है फैक्टर 7 की, 9 की या 10 की। ओके, ये सारे फैक्टर लिवर वगैरह से बन रहे होते हैं। जब ये फेल होते हैं तो उसके बाद आपको इनका इस एंजाइम का बताया था, किसने कन्वर्ट करवाना था हमारे पास विटामिन के को एक्टिव फॉर्म के अंदर। ओके, ये इन फैक्टर 7 और 9 और 10 को विटामिन के चाहिए होता है ना, तो जस्ट आपने एक रीडी दे लेना और यहाँ से कुछ खास नहीं है। अब वारफिन थेरेपी उनके देते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोटिंग वगैरह हो रही होती है ना, तो उनके अंदर वारफिन थेरेपी दे रहे होते हैं मेनली हम ना। उतारा एडमिनिस्ट्रेशन के डोज वारफिन की क्यों देते हैं कि ये डिक्रीज़ करवा देगी हमारे पास क्लोटिंग को। ओके, और यहाँ से कुछ नहीं करने वाला। यहाँ से अब ब्लीडिंग टाइम का ऐसा होता है, देखें अब जब भी हमारे पास देखें, ब्लीडिंग टाइम ऐसा टाइम होगा, मतलब उर्दू में डेफिनेशन बताऊँ ना कि ब्लीडिंग टाइम इज़ द टाइम इन विच मतलब ब्लीडिंग स्टॉप, मतलब 1 से लेके वो 3-4 मिनट तक होता है, 1 से 6 मिनट तक का। तो यहाँ पे ये टाइम ऐसा है जिसके अंदर मतलब कट लगा ना, तो वहाँ से ब्लीडिंग कब तक रुकती है, बस ये चीज़ है कि जब भी आपको कट लग गया है तकरीबन 1 से 6 मिनट में ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब टाइम डिपेंड कर रहा है हमारे पास बॉडी का डेप्थ, वाउंड की डेप्थ कितनी है, मतलब डीप कितना वाउंड है, उसके बाद आपके अंदर हाइपरीमिया कितना है, वहाँ ब्लड फ्लो कितना जा रहा है, ये चीज़ें ब्लीडिंग मतलब इट्स टाइम टू स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब कि जब ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही। क्लोटिंग टाइम में मतलब ये वो टाइम होगा जब तक हमारी बॉडी के अंदर वहाँ पे क्लोट नहीं हो रहा था, मतलब ठीक है, ये 6 to 10 मिनट्स होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे इसका टेस्ट भी परफॉर्म किया होगा। उसके बाद जस्ट आपने क्लोटिंग टाइम की, ये आपका ना जो प्रैक्टिकल नोटबुक बुक है ना, वहाँ पे अच्छा लिखा हुआ। ओके, और प्रोथ्रोम्बिन इसके बारे में जस्ट आपको चीज़ें होनी चाहिए कि प्रोथ्रोम्बिन आपके पास टाइम है क्या, कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, टाइम ऑफ कोगुलेशन इन टेस्ट ट्यूब। जस्ट आपने इसके बारे में ये चीज़ याद रख लेनी है। 1-2 पॉइंट्स हैं जिस बता के आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा कि ब्लड रिमूव फ्रॉम द पेशेंट, इसमें ब्लड रिमूव करते हैं पहले, उसको उसके अंदर वो ट्यूब होती है कैपिलरी ट्यूब, उसके अंदर ऐड करवा देते हैं। उसके बाद आप उसका टाइम देते हैं कि कब तक क्लोट नहीं बनता एटसेट्रा। तो आपने जस्ट एक रीड दे लेना और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो इसका आइनर का फार्मूला देख लेना और जस्ट इसे रीड दें और कुछ नहीं है।